रवांडा में हुए नरसंहार में किसी तरह बची इकलौती मां अपनी कहानी बता रही थी। एक इंटरव्यू में वो कहती है कि उसके 2 बच्चों और पति का कत्ल उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। मैं घर में थी और तभी मेरा पड़ोसी हाथ में चाकू लिए घर में घुसता है। उसने मेरे दोनों बेटों की गर्दन मेरे सामने काट दी। मैं डर गई और वो आगे बढ़ रहा था। फिर उसने मेरे पति को भी मार डाला। मुझे लगा कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। रवांडा में हुआ नरसंहार दुनिया के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था, जहां पड़ोसियों ने पड़ोसियों को मार दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को खुद ही मार दिया, ये कहते हुए कि तुम तो वैसे भी मारी जाओगी। लोगों के एक हाथ में बंदूक, हथौड़ा, चाकू था और दूसरे हाथ में रेडियो, जिसे सुनकर वो लोगों की लोकेशन पता कर रहे थे और उन्हें चुन चुन कर मार रहे थे। लेकिन रवांडा में ये नरसंहार हुआ क्यों, जिसकी टीस आज भी लोगों के मन में है। इसी रवांडा नरसंहार के बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। अंग्रेजों की शुरुआत से ही एक नीति रही है, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और शासन करो। भारत में भी उनका यही एजेंडा था और अक्सर अंग्रेज देशों के नक्शे बदलने में कारगर भी रहे थे। लोगों को धर्म, जाति, रंग के भेद पर कैसे भिड़ाना है, ये उन्हें बखूबी आता था। रवांडा के नरसंहार के बीज भी कुछ इसी तरह बोए गए थे। तो चलिए पहले रवांडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रवांडा पूर्व अफ्रीका में मौजूद एक देश है और इस छोटे से देश की आबादी 1990 के दशक में अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले काफी थी। पूरी तरह से कृषि प्रधान इस देश में गरीबी जरूर थी, लेकिन द्वेष और नफरत नहीं थी। इस देश में 2 समुदाय के लोग रहते थे, हुतू और तुत्सी। तुत्सी समुदाय के लोग पशुपालक थे और हुतू समुदाय के लोग ज्यादातर किसान थे। लेकिन हुतू समुदाय बहुसंख्यक थे और रवांडा में 85% आबादी इन्हीं की थी। वहीं तुत्सी समुदाय के लोग महज 15% थे। लेकिन तब सत्ता में तुत्सी समुदाय के लोग थे और दोनों समुदायों के बीच कोई आपसी लड़ाई नहीं थी। इसके बाद पहले विश्व युद्ध में बेल्जियम और जर्मनी ने इस देश पर कब्जा किया। इसी कब्जे ने समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। दरअसल 1932 में हुआ यूं था कि बेल्जियंस ने आईडी कार्ड्स का सिस्टम चालू कर दिया। इस पहचान पत्र पर हर शख्स के समुदाय का जिक्र होता था और बेल्जियम शासक तुत्सी समुदाय को सपोर्ट करते थे और उन्हें ही शासन से जुड़े कामों में भागीदार भी बनाते थे। इसकी वजह से हुती समुदाय के लोगों में विद्रोह की आग भड़की। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह आजादी की मांग ज्यादा बढ़ने लगी। 1959 में जैसे ही पूरे अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, हुत्सियों ने बेल्जियम और तुत्सियों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया और लगभग 1,20,000 लोग मुख्य रूप से तुत्सी हत्याओं और हमलों से भाग गए और इन्होंने पड़ोसी देशों में शरण ली। इन्हें शरण ज्यादातर दी युगांडा ने। अब 1962 का साल था और सरकार भी हुतियों की। यहाँ एक तरफ हुत्सियों की सरकार चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ युगांडा में हुत्सियों के खिलाफ एक ग्रुप पनपने लगा था। इस ग्रुप का नाम था रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट, यानी कि आरपीएफ, जिसका मकसद रवांडा में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू करके सत्ता पर कब्जा करना और रिफ्यूजीज को वापस लाना था। आरपीएफ को योवेरी मुसेवेनी की युगांडा सरकार का पूरा सपोर्ट मिला था और इसकी कमान मुख्य रूप से तुत्सी कमांडरों के हाथ में थी, जिसमें रवांडा के मौजूदा राष्ट्रपति पॉल कागामे भी शामिल थे। इसी के चलते 1990 के अंत तक आरपीएफ और रवांडा सरकार के बीच ही गृह युद्ध छिड़ गया। अब हुतू सरकार भी तुत्सियों पर कार्रवाई कर रही थी और ये दावा किया गया कि तुत्सी आरपीएफ के सहयोगी थे। सरकारी प्रचार ने तुत्सियों को पूरी तरह से देशद्रोही दिखा दिया, लेकिन ये जंग बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से यूएन यानी संयुक्त राज्य को भी इसमें कूदना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि पहले रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हब्यारिमाना ने युद्ध को खत्म करने के लिए साल 1993 में अरुषा समझौते पर साइन किए, जिसके चलते आरपीएफ हमलों पर रोक लग गई। फिर संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के लिए अपने शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए सैनिकों को भी इस देश में तैनात कर दिया। लेकिन सरकार के अंदर भी कुछ हुतू इस चीज से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि तुत्सी समुदाय को खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन वो एक चीज जिससे नरसंहार की शुरुआत हुई, वो तब था जब रवांडा के राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हुआ। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति
हब्यारिमाना और बुरंडियन राष्ट्रपति साइप्रियन नतार्यामीरा को ले जा रहे एक प्लेन को किगाली के ऊपर मार गिराया गया। विमान में सवार हब्यारिमाना, नतार्यामीरा और बाकी लोगों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि ये आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि किसने इस प्लेन पर हमला किया था। तब स्थानीय मीडिया की बारी आई तो रवांडा में एक रेडियो स्टेशन हुआ करता था। नाम था रेडियो रवांडा। रेडियो रवांडा ने हुतू अधिकारियों की हत्या के बारे में झूठी सूचना देना 1992 से ही शुरू कर दिया था, जिसके बाद हुतुओं ने भी अपना एक रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया और ये तुत्सी के खिलाफ गलत बयान देता था। इसके कई पत्रकारों को नरसंहार भड़काने का दोषी ठहराया गया है और यही वो रेडियो था जो नरसंहार के दौरान ये जानकारी देता था कि तुत्सी कहां-कहां छिपे हुए हैं। प्लेन क्रैश के महज कुछ ही घंटों में रेडियो ने यह जाहिर कर दिया कि तुत्सी इस हमले के पीछे हैं। सरकारी फोर्सेस ने, सरकारी बलों ने हुतू मिलिशिया समूहों के साथ मिलकर, जिन्हें इंटरहाम्वे के नाम से जाना जाता था, तुत्सियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हत्याएं तेजी से दूसरे शहरों में फैल गई। मीडिया में ये खबरें चलाई गई कि अगर आप तुत्सियों को मारेंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चला दी, लोगों पर छुरी या फिर तेज हथियार का इस्तेमाल किया और उन्होंने पड़ोसियों और अपने परिवार के सदस्यों को ही मार डाला। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और घरों को लूटा गया। बाद में पीड़ितों को स्टेडियम या फिर स्कूलों जैसे बड़े क्षेत्रों में ले जाया गया, जहां उनका नरसंहार किया गया। पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा। चर्च में मौजूद पुजारियों ने चर्च में बचने को आए तुत्सियों को मार दिया। ये नरसंहार 7 अप्रैल से लेकर 19 जुलाई 1994 तक चला, यानी कि पूरे 100 दिन। लोगों की मौत का आंकड़ा कितना, ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र ने यह कहा कि 3 महीने के नरसंहार में 8 लाख रवांडावासी मारे गए, लेकिन कुछ ने यह कहा कि उस संख्या में शामिल लोग वो हैं जो बाकी कारणों से भी मारे गए हैं। बाकी कुछ मॉनिटरों ने यह संख्या लगभग 5 लाख लोगों की बताई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नरसंहार के बारे में काफी देश जानते थे, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ कहने से परहेज किया। लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के दबाव में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करने से ही परहेज किया, जो सेना भेजने के लिए अनिच्छुक था। फ्रांस ने हुतू सरकार के साथ खुद को सहयोगी बनाना जारी रखा और उस समय फ्रांस ने युगांडा के आरपीएफ को एक शत्रु की तरह देखा, जो फ्रांस के इलाके पर गलत प्रभाव डाल सकता था। इसके बाद यूएन ने 1994 में इस नरसंहार पर कोर्ट बिठाई और अदालत ने नरसंहार के कई हाई प्रोफाइल नेताओं पर मुकदमा चलाया। इनमें केयरटेकर प्रधानमंत्री जीन कमांडा भी शामिल थे, जिन्हें नरसंहार को भड़काने, मदद करने और बढ़ावा देने और रोकने में विफल रहने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के 2 मामलों में भी सजा दी गई। ट्रिब्यूनल ने कुल 61 लोगों को दोषी ठहराया और इस नरसंहार के बाद लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। 8 से 10 लाख लोगों तक अदालतों में मुकदमा चला और जीवित बचे लोगों के साक्ष्य देने के कारण उन्हें बेनकाब करने के लिए अदालतों की भी आलोचना होने गई। उन्हें अक्सर अपराधों के आरोपी लोगों से धमकियां मिलती थी और कुछ मामलों में तो जज ही खुद नरसंहार में हिस्सा लेने का भी खुलासा करते थे। कुछ लोगों ने सिस्टम पर आरपीएफ हमलों के मामलों की सुनवाई करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया, लेकिन अदालतें आधिकारिक तौर पर 2012 में बंद हो गई। आज यानी 19 जुलाई को यह नरसंहार पूरी तरह से खत्म हुआ था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।